इस व्याख्यान में हम बात करेंगे शेष रही लेखांकन अवधारणाओं के बारे में। अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। यह अवधारणा आय के वसूली पर या वसूली से संबंधित विभिन्न नियमों की व्याख्या करती है। आय संबंधी व्यवहारों के बारे में लेखाकार के सामने कई समस्याएं आती हैं। एक महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि किसी विशिष्ट आय को किस स्थिति में यह मान लेना चाहिए कि व्यवसाय ने उसको अर्जित कर लिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माल की बिक्री के व्यवहार की स्थिति में 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रश्न यह उठता है कि इन तीनों परिस्थितियों में से किस स्थिति पर बिक्री को लेखों में आय के रूप में पहचान कर सम्मिलित किया जाए। प्रथम परिस्थिति, जब ग्राहक से आदेश प्राप्त हो। द्वितीय स्थिति, जब ग्राहक को माल की सुपुर्दगी दे दी जाए। तीसरी परिस्थिति, जब ग्राहक भुगतान करे। नगद बिक्री की स्थिति में माल की सुपुर्दगी व भुगतान समय में अंतर न होने के कारण आगम उपार्जन निर्धारण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यानी नगद बिक्री होते ही बिक्री को आय माना जा सकता है, लेकिन उधार बिक्री में इस प्रकार की समस्या आती है। इस संबंध में सामान्य परंपरा है कि माल की सुपुर्दगी पर ही इसे बिक्री माना जाकर संस्था की आय उपार्जन का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार आगम निर्धारण की परंपरा में सामान्य रूप से आगम उस अवधि में प्राप्त मानी जाती है जब ग्राहक को मूल्य के बदले माल या सेवाएं दे दी जाती है। यद्यपि इस संबंध में लेखाकारों में अनेक मतभेद हैं, परंतु लेखांकन की यह मूल धारणा है कि आगम तब उपार्जित मानी जाती है जब हमें यह प्राप्त हो जाती है। इसका आशय उस तिथि से है जब माल या सेवाएं रोकड़ व अन्य मूल्यों के बदले ग्राहकों को दी जाती है। सेवाओं की दृष्टि से आगम उस अवधि की मानी जाती है जिस अवधि में सेवाएं दी जाती है, और भौतिक वस्तुओं के विषय में आगम उस समय उपार्जित मानी जाती है जब माल जहाज आदि पर लाद दिया जाता है अथवा माल की सुपुर्दगी क्रय करने वाले व्यापारी को दे दी जाती है। आगम उपार्जन की इस व्याख्या को हम कुछ अपवादों के साथ में स्वीकार करते हैं, और वे अपवाद इस प्रकार है। प्रथम, उत्पादन पूर्ण होते समय ही आगम को मान्यता। यदि क्रेता एवं विक्रेता के मध्य माल के विनिमय के पूर्व ही आगम वस्तुगत पूर्ण ऑब्जेक्टिवली निर्धारित किया जा सकता है, तो इस पूर्व तिथि को ही आगम का उपार्जन मान लिया जाता है। जैसे सोने की खानों में, चूँकि सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्राय निश्चित होता है, इसलिए जितना सोना निकलता है उसका तय मूल्य उस लेखांकन वर्ष का आगम माना जाता है जिस वर्ष सोने का खनन किया गया है, न कि बिक्री वाले वर्ष का। इसका दूसरा अपवाद है दीर्घकालीन ठेकों के संबंध में उत्पादन पूर्ण होने के पूर्व ही आगम को मान्यता।
दीर्घकालीन ठेकों की स्थिति में बिक्री के आधार पर आगम का उपार्जन अवधारणा का अनुमान नहीं किया जाता है। यदि बड़े ठेकों की स्थिति में आगम की प्राप्ति को प्रसंविदे की समाप्ति की अवधि तक स्थगित किया जाता है तो यह एक बहुत बड़ी राशि होगी। यह कदम अंशधारियों को भी हतोत्साहित करेगा तथा ऐसी आय पर भारी करारोपण भी होगा। अतः गत वर्ष के अंत तक प्रसंविदे का जितना भाग पूरा हो जाता है उसके आधार पर आनुपातिक आगम उपार्जित मान लिया जाता है। मान लीजिए एक ठेकेदार को एक पुल बनाने का ठेका मिलता है जिसका मूल्य 100 करोड़ रुपए है और यह 4 वर्ष में पूर्ण होना है। प्रत्येक वर्ष लगभग 25% कार्य होगा। यहाँ पर यह कभी भी उचित नहीं होगा कि संपूर्ण आय को चौथे वर्ष के अंत में जब ठेका पूर्ण हो जाए तब आय माना जाए। इस स्थिति में प्रत्येक वर्ष जितना कार्य किया गया है उसमें आवश्यक भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए प्रोविज़न बनाकर शेष राशि को आय माना जाता है। तीसरा अपवाद, जहां आय की प्राप्ति अनिश्चित हो। जब आगम प्राप्ति अनिश्चित हो अर्थात रकम प्राप्त होने में संदेह हो तब ग्राहक को माल दिए जाने के बाद भी आगम उपार्जित नहीं मानी जाती। यह कठिनाई विशेषकर किस्तों पर बिकने वाले माल के संबंध में आती है। इसलिए संपूर्ण किस्तें वसूल हो जाने पर संपूर्ण आगम की प्राप्ति मानी जाएगी। उदाहरणार्थ, कोई माल जनवरी में निर्मित किया गया तथा उसकी 3 माह की भुगतान अवधि प्राप्ति है। मार्च में उसकी बिक्री हुई और जून में उसका भुगतान प्राप्त हुआ। यहाँ आगम का उपार्जन जून में माना जाएगा जब उसका भुगतान प्राप्त हुआ है और उसमें से भविष्य में की जाने वाली मरम्मत की संभावित रकम को भी कम कर दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। आय व व्ययों के मेल की अवधारणा, जिसे सारांश रूप में मैचिंग कंसेप्ट के रूप में भी जाना जाता है, यानी मिलान की अवधारणा। लाभ या हानि के सही निर्धारण के लिए आय व व्यय का ठीक प्रकार से मिलान किया जाना आवश्यक है। उन सब लागतों व व्ययों को घटाया जाना चाहिए जो आय अर्जित करने के लिए किए गए हों। यदि कुछ व्यय ऐसे हैं जिनका लाभ इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी प्राप्त होगा तो चालू वर्ष की आय में से संपूर्ण व्यय नहीं घटाया जाएगा। व्यय का केवल वही भाग घटाया जाना चाहिए जो इस वर्ष से संबंधित है, अर्थात जो इस वर्ष लाभ प्रदान करता है। यदि कोई आय अग्रिम प्राप्त होती है जबकि उसे अर्जित करने का कार्य अगले वर्ष होगा तो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जिस समयावधि की आय या व्यय भी या आय भी उसी समयावधि की ली जानी चाहिए। अतः सही मिलान, करेक्ट मैचिंग के पश्चात ही सही लाभ का निर्धारण होगा। अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है एक्रूवल कंसेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। आय व व्यय की मदें लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाती है जब वे देय हो जाती है। यदि कोई व्यय चालू वर्ष का है तो चाहे वह नकद में नहीं चुकाया गया हो, लाभ हानि निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाएगा। किंतु यदि कोई व्यय आगे के वर्ष से संबंधित हो तो चाहे वह नकद में चुका दिया गया हो, शामिल नहीं किया जाएगा। यही बात आय के संबंध में भी लागू होती है। अतः लेखा नकद आधार पर कैश बेसिस पर नहीं रखा जाता है, बल्कि इसके लिए उपार्जन का आधार
एक्रूअल बेसिस प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम खातों में जितने भी समायोजन किए जाते हैं, विशेषकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि इसी अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखा अवधि अवधारणा। चालू व्यापार अवधारणा के अनुसार तो एक व्यवसाय का जीवन अनंत अवधि तक मानकर लेखे किए जाते हैं, लेकिन यदि इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभ या हानि ज्ञात किया जाए तो व्यापार का शुद्ध लाभ केवल उसके समापन के समय ही ज्ञात हो सकेगा, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमुख कारण है कि व्यवसाय में केवल उसके मालिकों का हित ही नहीं होता, उसके अन्य हितधारी भी होते हैं, जैसे प्रबंधक, ऋणदाता, कर्मचारी, सरकार आदि। और ये सभी हमेशा इस तथ्य से विज्ञ रहना चाहते हैं, उनको जानकारी चाहिए होती है कि व्यवसाय लाभों पर चल रहा है या हानि पर, तथा उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, ताकि भिन्न भिन्न पक्ष विभिन्न परिस्थितियों में अपने अपने हितानुसार निर्णय ले सकें। यदि लाभ हानि का ज्ञान व्यापार के समापन के समय हो तो व्यवसाय के सुधार के लिए भी सुझाव महत्वहीन होगा। अतः लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तथा समय समय पर व्यवसाय की प्रगति एवं गतिविधि की जानकारी के लिए लेखापालों द्वारा एक अवधि निश्चित कर ली जाती है। यह अवधि सामान्यतः 12 माह की होती है। यह लेखा अवधि वह समय अवधि है जिसके अंत में वर्ष भर में किए गए व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, तथा जिनसे पिछले विवरणों के पश्चात कार्यकलापों तथा साधनों में हुए परिवर्तनों को दिखाया जाता है। इस लेखावधि का प्रारंभ किसी भी समय किसी भी दिन से किया जा सकता है, लेकिन उस अवधि का चयन किया जाता है जिसके अंत में व्यापारिक गतिविधियां बहुत कम होती है। व्यापार की प्रकृति, आकार प्रकार आदि को ध्यान में रखकर यह अवधि कैलेंडर वर्ष हो सकती है, दीपावली से दीपावली, दशहरा से दशहरा आदि कोई भी हो सकती है। लेकिन प्रत्येक देश में लागू विधान के अनुसार आजकल वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च को ही लेखावधि चुना जाने लगा है।